नॉर्थ अमेरिका का जब नाम लिया जाता है तो उसमें 3 देश आते हैं। कनाडा जो सबसे ऊपर, बीच में यूएस और सबसे नीचे मैक्सिको। मैक्सिको और कनाडा दोनों में ही कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत नहीं दी जाती है। यूएस में दी जाती है। यूएस में 50 स्टेट्स हैं, लेकिन सभी स्टेट्स में सजा नहीं दी जाती। कुछ में दी जाती है, कुछ में नहीं। सजा देने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि लीथल इंजेक्शन यानी कि जहरीला इंजेक्शन देना, इलेक्ट्रोक्यूशन बिजली की कुर्सी, हैंगिंग फांसी पर लटकाना, फायरिंग स्क्वाड गोली मारना, और फिर लेथल गैस यानी कि जहरीली गैस। नेवाड़ा में 1960s में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको सजाए मौत दी जाती थी। और उसका दूसरा एक प्रोसेस ये भी था कि जो मरने वाला कैदी होता था उसको किसी एक रिपोर्टर से बातचीत करने का आखिर में मौका मिलता था, क्योंकि ये माना जाता था कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। हालांकि इसके भी कई एग्जाम्पल्स बाद में पाए गए कि मरता हुआ इंसान भी झूठ तो बोलता ही है। अब प्रोसेस कुछ यूं था कि आपको एक जग के अंदर अपना नाम लिखकर वो चिट बनाकर डाल देनी है। कोई एक चिट निकाली जाएगी, अगर आपका नाम निकल आया तो आप वहां जाएंगे, उस कैदी का इंटरव्यू लेंगे। अब जाहिर सी बात थी कि हर कोई जाए और जाकर वो इंटरव्यू लेना चाहे। अब के बाद जो चिट निकाली गई उसमें स्टेला नाम की एक फीमेल रिपोर्टर का नाम निकला। इस तरह काम उसने पहले नहीं किया था कभी, तो कंफ्यूजन में थी। बहरहाल वो जब वो गई तो जेलर ने उससे कहा कि देखो तुम यहाँ चली तो आई हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो जो भी कुछ कहेगा उसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये सब जिसको सब सजा हुई है ये सब सबूतों के आधार के हिसाब से हुई है, और फिर जो गवाह थे उन्होंने जो गवाही दी थी उस हिसाब से हुई है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी पड़ती है। अगर कोई काम की बात बताता है तब तो ठीक है, वरना तो उसको भूल जाना जो वो कुछ कहता है। खैर वो जब वो मिलने के लिए गई तो उस कैदी का नाम रूपर्ट था। रूपर्ट पर चार्जेस ये लगे थे कि उसका किसी से झगड़ा हुआ था जिसका नाम की मार्कस था, जो कि जुआ वगैरह खेला करता था। ये भी जुआ खेलने गया था, बातों बातों में बात बढ़ गई थी और इसने उसको मार दिया था। मारते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके लाश के साथ उसको पाया गया था। जो चाकू उसके सीने में घोपा हुआ था उस पर इसके उंगलियों के निशान थे। कई लोगों ने इसको गुस्से में आते हुए देखा था। तो एक वो ऐसा कुछ बन गया था मैटर कि इसको सजाए मौत वहां पर हो गई थी, क्योंकि उसने सोच समझ के किया है, क्योंकि पहले से उसका झगड़ा हो चुका था। बहरहाल जब वहां पर वो गई तो उसने देखा कि रूपर्ट काफी हैरान परेशान, जो कि नेचुरली रहेगा, मरने के पहले तो इंसान वैसे ही रहता है। तो उसने स्टेला से कहा कि देखो स्टेला, तुम यहाँ पर आई हो तो मुझे थोड़ी उम्मीद बनती दिखाई दे रही है कि तुम्हारा रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तो मैं तुमको ये कहता हूं कि ये खून मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, और मुझे शक है इस बात का कि मेरी जो एम्प्लॉयर बारबरा है मुझे उसने फंसाया है। तो मेरी मौत का बदला तुम लेने की कोशिश करो और इस बात को साबित करो कि मैंने इस खून को नहीं किया था, बारबरा इसमें इन्वॉल्व थी। खैर उसके बाद में जो जेल और बाकी के लोग थे उसको लेकर गए। अब जैसे प्रोसेस था, इसको तो वो पूरा प्रोसेस देखना था, तो ये बाहर खड़ी थी और लोगों के साथ में, और फिर वहां पर उसको ले आकर अंदर एक कुर्सी पर बैठा के उसको बांध दिया गया बेल्ट से वगैरह। और फिर बाकी सारे लोग बाहर निकल आए, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो कांच का कुछ चैम्बर जैसे था, वहां पर कुछ एसिड वगैरह के कुछ बाउल्स रखे थे जिसमें आके फिर वो अंडे के शेप के कुछ केमिकल्स गिरे, जिससे कि वो गैस निकलने लगी, गैस फैलने लगी। पहले तो उसने रूपर्ट ने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्दी वो जान गया कि इस तरह से सांस रोकने से तो काम चलेगा नहीं, कितनी देर रोका रहेगा। खैर आखिर में उसने गहरी सांस ली, उस गैस उसके अंदर जाने लगी, उसके नाक मुंह से कुछ खून निकला, धीरे धीरे करके उसकी आंखें उलटने लगी, फिर उसकी गर्दन लुढ़क गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद में जब स्टेला बाहर निकल कर आई थी, उसको जेलर ने कहा कि देखो ये बात तो इसने कोर्ट में भी कही थी, बारबरा के ऊपर चार्जेस लगाए थे। तुम जानते हो कि बारबरा एक बहुत बड़ी बिजनेस पर्सन है और वो पॉलिटिकली कनेक्टेड भी। कहा तो ये भी जा रहा है कि आगे चलकर वो शायद यहाँ की गवर्नर भी बन जाए। तो भाई सोच समझ के तुम इस काम को करना। अब स्टेला के साथ कुछ यूं था कि स्टेला इस जर्नलिज्म के बिजनेस में, मतलब रिपोर्टिंग के बिजनेस में बड़े सोच समझ के आई थी। दरअसल उसकी माँ भी रिपोर्टर थी। थोड़ा उसके और पीछे जाते हैं तो ये लोग कनाडा में रहा करते थे। माँ को किसी से प्यार हो गया, लेकिन जिससे प्यार हुआ था वो बेटी आने के बाद जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हुआ। वो वहां से यूरोप भाग खड़ा हुआ, जिम्मेदारी पूरी माँ के ऊपर आई। खैर माँ ने काफी मेहनत की, रिपोर्टिंग के काम वगैरह भी वो किया करती थी, बेटी को भी पाला। जब बेटी बड़ी होने लगी और माँ को कैंसर डेवलप हो गया तो मरते हुए माँ ने डेथ बेड पर बेटी से कहा कि बेटी 2 बात का ख्याल रखो। पहली बात तो है कि कनाडा में अब मत रहना, क्योंकि तुमने रिपोर्टिंग का काम उससे सीखा है,
लेकिन यहाँ रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं। तुमको यूएस जाना चाहिए, खास तौर पे या तो फिर लॉस एंजल्स या फिर लॉस वेगास जो कि नेवाडा में है। तो अगर यहाँ जाती हो तो तुमको रिपोर्टिंग के काम में काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। अब देखिए बात 1960s की चल रही है, आजकल का मीडिया तो बड़ा स्ट्रांग हो गया, उस वक्त तो इस तरह का नहीं था। और फिर उसने माँ ने बेटी से ये भी कहा कि तुमको इसकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि तुमने कुछ मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, कुछ और कोर्सेज इस तरह के कर रखे इन्वेस्टिगेशन के, तो तुम सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हो, इस तरह के काम तुम कर सकती हो, तो तुम्हारी जो कीमत है वो इस तरह की जगह पर ज़्यादा रहेगी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जो गलती मैंने की वो तुमने मत करना, किसी से प्यार मत कर बैठना, इस दुनिया में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। अब खैर उसके बाद माँ की मौत हो गई। स्टेला ने इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया और इसलिए अब उम्र के तकरीबन 30 साल के तक आने के आसपास भी न तो किसी से प्यार किया न किसी को बॉयफ्रेंड बनाया। हालांकि उसके फील्ड में कई लोग ऐसे थे, क्योंकि लड़की खूबसूरत भी थी, तो एडवांसेस दिया करते, उससे उससे कुछ फ्लर्टिंग वगैरह करने की कोशिश करते। वो इन सब बातों को अपने आप से खास करके दूर रखती। अब ऐसा है कि आप एक रिपोर्टर हो और एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हो, तो नेचुरली उसमें तो ये होता है कि आप अगर किसी को दूर रखना चाहो तो रख सकते हो, आपको तो कोई ज़बरदस्ती उसके लिए कर नहीं सकता। तो खैर उसने सारी बातों को सुना और अगले दिन वो बारबरा से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंची। एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जहां बारबरा का ऑफिस था। उसके सेक्रेटरी जैक्सन बाहर बैठे थे, खूबसूरत से शख्स थे। खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बारबरा के बारे में तो ये बात फेमस थी कि बारबरा इस तरह से खूबसूरत लोगों को नौकरी पे तो रखती है। जब जैक्सन को उसने आने की वजह बताई तो जैक्सन ने बड़ी तमीज से बात की। अब ये उसी की उम्र के थे और अब तक के स्टेला का एक्सपीरियंस ये था कि उसकी उम्र के जो करीब तकरीबन जो बराबरी के लोग होते हैं ज़्यादातर तो फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो साहब बड़े तमीज़ से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो लंच टाइम है, अभी तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, साइड में लगा हुआ रेस्टोरेंट है, जाते हैं, मैं लंच करता हूँ, आप भी कर लीजिए मेरे साथ। तो खैर उनके साथ जाके वो लंच के लिए बैठी, उन्होंने बड़ी तमीज़ से बात की। जो एक बात स्टेला ने सुन रखी थी या सीखी थी वो ये कि किसी भी शख्स के कैरेक्टर का पता इससे चलता है, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो तो, कि वो वेटर्स को या बाकी लोगों को कैसे ट्रीट करता है। ये बड़ी तमीज़ से वहाँ के स्टाफ के साथ बात कर रहे थे, तो उसको लगा कि भाई ये आदमी एक अच्छे कैरेक्टर का तो है ही। खैर जब उसने पूछताछ करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं उनके लिए काम करता हूँ, मेरे एथिक्स बीच में आते हैं, आप बाहर जाके जो पूछताछ करनी कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बता सकता हूँ। आपको इस लंच के बाद में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, 10 मिनट का अपॉइंटमेंट होगा, आप जाके वहाँ उनसे बातचीत कर सकती है। तो स्टेला ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बिल्कुल बिजनेस की तरह से बात करते हैं, मेरी भी कुछ ऐसे ही आदत है, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद भी हम लोग की मुलाकातें होती रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, जब भी आप बारबरा से मिलने आएंगे मैं तो आपको यहीं बैठा दिखाई दूंगा, मेरी नौकरी है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। खैर उसने दिल ही दिल में सोच लिया था माँ की सलाह के बावजूद भी कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है, मगर ऐसे अच्छे शख्स, ऐसे अच्छे मर्द दुनिया में बड़े मुश्किल से मिलते हैं, जो कि खूबसूरत भी हो, जिनका दिमाग भी अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और फिर माली हालत भी कोई इतनी बुरी नहीं लग रही है, तो जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए। और फिर इस आदमी के उंगली में कोई अंगूठी भी नहीं है, मतलब तक एक कुंवारा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर वो जाके बारबरा से मिली, सारी बातें कही। बारबरा ने साफ कह दिया कि देखो भाई, इन बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। साफ बात है कि वो आदमी खून करता हुआ पाया गया था और लोगों ने गवाहियां दी थी, मेरा उसमें कोई हाथ ही नहीं है, ना मैंने गवाही दी, ना मैंने उसको देखा और ना मुझे उससे कोई नुकसान था। तो अब अगर वो मौत की सजा उसको हो गई है तो इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, उल्टा मेरी बदनामी हो रही है, इसका मुझे अफसोस है। अगर तुम्हारे पास में कोई सबूत आता है तो तुम आके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, वरना देखो मैं काफ़ी बिजी रहा करती हूँ, तो मुझे तो इसके लिए तुम माफ़ी कर दो। खैर वहाँ से वो बाहर निकल कर आई, आते आते जैक्सन से मिली। जैक्सन से कहा कि ठीक है, मुझे एक आध बार और मुलाकात करनी पड़ेगी, मैं यहाँ आ जाऊँगी। तो जैक्सन ने कहा कि देखिए, अगर आपको अपॉइंटमेंट देनी है तब तो आप यहाँ आइए, आप अगर मुझसे मिलना ही चाहती हैं तो इस ऑफिस में आने के पहले, या मेरा घर पास ही में है, वहाँ से मैं आकर यहाँ सामने के पार्क में बैठ कर कुछ तैयारी वगैरह करता रहता हूँ, तो आप मुझसे आके वहाँ पे भी मिल सकती हैं। खैर उसके बाद में उसने 2-3 बार जैक्सन से और मुलाकात की। जितनी मुलाकात होती गई उतना ही जैक्सन की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती चली गई। बार बार उसके दिमाग में माँ की वार्निंग तो आती रहती थी कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन भाई एक इस उम्र में आप प्यार ना करो तो फिर तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बेकार जाए। खैर अब वो उस तरह से 1-2 बार उसने बारबरा से मिलने की कोशिश की, लेकिन बात वहीं के वहीं आ गई। उसके पास में कोई नया सबूत नहीं था तो उससे वो क्या बात करे, तो खैर वो चुप रह गई। लेकिन फिर भी बारबरा के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इन्फॉर्मेशन कुछ ये थी कि बारबरा बहुत पहले कभी नर्स हुआ करती थी, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले। तब वहां पर एक बिजनेस पर्सन रहा करते थे जो कि बिजनेस मैग्नेट थे।
जिनका नाम की नेल्सन था। नेल्सन की वाइफ हुआ करती थी। नेल्सन साहब को शादी के पहले 10 साल तक के कोई बच्चा नहीं हुआ था। हालांकि कोई ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं, कि कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है। तो उनके वाइफ ने अपने साथ में ही शादी के बाद में, उनका एक नौकर था जिसकी मौत हो गई थी, उसका एक बेटा बचा था सोनी, जो कि तकरीबन उस वक्त कुछ 7-8 साल का ही रहा होगा, उसको अपने साथ में ले आई थी। जब वो बच्चा तकरीबन कुछ 15 साल के आसपास हो गया, इनकी वाइफ की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर से कहने पे नर्स के तौर पर बारबरा को अपॉइंट किया गया। अब इसके बाद जो बातें हुई बड़ी तेजी के साथ हुई। सबसे पहले तो उनके नेल्सन के वाइफ की मौत मिस्टीरियस कंडीशन में हुई, कि रात में वो सोई हुई थी और कुछ वो टेम्परेचर जो था वो कमरे का बहुत ज़्यादा डाउन था, ठंड से वो कपकपा रही थी। सवेरे उसको मरा हुआ पाया गया। उसके बस तुरंत बाद ही जो सोनी नाम का बच्चा था वो लापता हो गया। कहा गया कि भाई ये दोनों ही कामों में बारबरा का हाथ है, मगर कोई प्रूव नहीं कर पाया इस बात को, और ना कोई बात साबित हुई, बस रूमर ही रूमर रहा। उसके बाद फिर ये मीडिया में खबरें छपने लगी कि नेल्सन साहब अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में बारबरा सेक्रीफाइस करने को तैयार है। भाई उम्र में उससे बड़े हैं, लेकिन उनसे वो शादी करने को तैयार है, उनको सहारा देने को तैयार है। और इस तरह से उनकी शादी हो गई, और उसमें एक सिंपैथी की जो कलर था वो लग गया। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद ही नेल्सन साहब की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब भी काफी सुगबुगाहट हुई। कहा गया कि भाई इसमें तो बारबरा का ही हाथ है। प्रूव कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर यहां से बारबरा तेजी से सीढ़ियां चढ़ती चली गई। उसने बिजनेस में तो प्रोग्रेस की ही, पॉलिटिक्स में प्रोग्रेस की, और कहा तो ये भी जाता था कि अंडरवर्ल्ड से उसके कनेक्शन है। अब ये क्या बात हुई, तो इसको समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं नेवाड़ा स्टेट की। इसमें लास वेगास नाम का शहर है। इस शहर में जुए खाने बहुत सारे, कैसिनो का शहर इसको कहा जाता है। दरअसल ये हुआ था कि तकरीबन 100 साल पहले कभी इस शहर में कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग आए थे। यहाँ से ड्राइवर्स वगैरह जाया करते थे, ट्रक ड्राइवर्स। तो उनके लिए उन्होंने छोटे मोटे से जुए खाने और शराब खाने वगैरह खोल रखे थे। धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस करते चले गए। फिर यहाँ बड़े बड़े लोग आने लगे। आज भी यूएस में, बल्कि दुनिया भर के लोग जिनको जुआ खेलना होता है या बाकी की अय्याशियां करनी होती है, वो यहीं पर आते हैं, लॉस वेगास में ही, और काफी पैसे खर्च करके जाते हैं। तो खैर ये बात तो 1960s की चल रही है। तब भी यहाँ पे जुए खाने तो काफी हुआ करते थे। तो अब इस तरह का कुछ वो वहां का माहौल था, और बारबरा का इसमें कहीं ना कहीं दखल था। भाई आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो इन चीजों से भी आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं वो भी कनेक्टेड हुआ करती थी। तो इस तरह का कुछ मैटर था। तो खैर ये सारी बातें हो गई, तो ये थोड़ी सी हैरान परेशान हुई। इसने सोचा कि भाई ये सब बातें तो सही है, लेकिन इसके बारे में पता कैसे किया जाए। तो उसको तब याद आया मार्गरेट का। मार्गरेट बारबरा की राइवल मानी जाती थी। एक तो उसके बिजनेस में थी, उसी तरह कैसिनो भी चलाया करती थी, और आगे चलकर यह भी कहा जा रहा था कि वो भी पॉलिटिक्स में इसी की तरह से इंटरेस्टेड है। दोनों के दोनों ही कंजर्वेटिव यानी कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट के, रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स थे, और दोनों में से कोई एक आगे चलकर गवर्नर बनने जा रहा था, या बन सकता था, उसका कैंडिडेट बन सकता था, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता था अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो दोनों में से कोई एक ही बनेगा। दोनों में तो राइवलरी थी, लेकिन ये राइवल उसकी मदद क्यों करेगी? तो इसकी वजह यह थी कि स्टेला की मार्गरेट से काफी अच्छी पहचान थी। दरअसल बहुत पहले कभी ऐसे हुआ था कि मार्गरेट किसी मुसीबत में पड़ गई थी, कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ रोड एक्सीडेंट का मामला था। अब स्टेला तो खैर रिपोर्टर थी, और उसको समझ में आ गया था कि मार्गरेट ऐसे मामले में आगे चलकर उसकी मदद कर सकती है। उसने उसको वहां से बचा लिया था। फिर दोबारा ऐसे हुआ कि एक रेस कोर्स के मैदान में, जबकि मार्गरेट काफी पैसे हार चुकी थी, उसने एक सही घोड़े के बारे में उसको टिप दे दी कि इस हॉर्स पे यानी घोड़े पे पैसा लगाओगे, पैसा जीत जाओगे। पैसा वो जीत गई। तब से उसका बड़ा एहसान माना करती थी। गाय बगाई मिलती, कभी गिफ्ट देती, कभी प्रेजेंट देती है, उसको सिरे से मना कर देती कि ये चाहती ये थी स्टेला कि जब कभी किसी बड़ी मदद की जरूरत होगी तब उसकी वो मदद लेगी। अब तक कि वो टालती चली आ रही थी। बहरहाल आगे चल के कुछ ऐसे हुआ कि अभी इसी इंसिडेंट के बाद मार्गरेट ने उसको फोन किया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, चली आओ। अभी वहां पर पहुंची तो मार्गरेट ने कहा कि देखो, जैसे तुम जानती हो मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूं, ये तुम जानती हो कि मेरी शादी ब्याह तो नहीं हुई, लेकिन इंसान की जरूरतें तो होती हैं। तो जैसे और लोग सीक्रेट लवर होते हैं, मेरे भी होते हैं, लेकिन ये बात पब्लिक को पता नहीं है। पता चल जाए तो मेरा पॉलिटिकल करियर तो खत्म ही हो जाएगा। ऐसा ही एक लवर इस वक्त मेरे ऑफिस में छिपाया हुआ है मैंने, और बाहर रिपोर्टर्स आके जमा हो गए। पता नहीं इनको कहां से भनक लग गई है। इनको डाइवर्ट करो, मैं उसको कहीं से बाहर निकालती हूँ। अगर ये सामने में रहे और उसके साथ मैं पकड़ी जाऊं या पेपर में इस तरह से आ जाए, पेपरबाजी तो होगी ही होगी, लेकिन मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। वो बार बार मुझसे बाजी मार के लेके जाएगी। भाई अगर मैं गवर्नर बन जाऊं तो तुम्हारे किसी काम में भी आ सकती हूँ।
खैर ये बात तो उसको समझ में आई गई थी कि अपने मदद के लिए बुला रही है। उसने कहा कि ठीक है। उसने रिपोर्टर से बातचीत की, उनको किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट किया और उसने किसी और रास्ते से जो उसका सिगरेट लवर जो भी कुछ रहा होगा उसको बाहर किया। बाद में जब ये आई तो उसने उससे बातचीत की, तो उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ आना और कैसे हुआ है, मेरी मदद करने आई तो समझ गई, इसके अलावा क्या, क्योंकि पैसे तो तुम मुझसे कभी लेती नहीं हो। तो उसने कहा कि ये बात नहीं है, मुझे बारबरा के खिलाफ सबूत चाहिए। उसने सारी बातें बताई कि रूपर्ट ने क्या क्या कहा था मरने के पहले। उसने कहा देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूं इसलिए मैं तुमको समझा रही हूं, बारबरा वेल कनेक्टेड है। तुमने उसके सेक्रेटरी जैक्सन से बात की है ना, वो तुमको पूरी बात नहीं बता पाएगा, उसको पता भी नहीं है, बहुत सीधा आदमी है, वो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता है, पर मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ। वो क्रिमिनल से कनेक्टेड है, उसका जो बड़े बड़े कैसीनो है उसमें उसके शेयर्स हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि उसके पास में डेविड नाम का उसका सिक्योरिटी इंचार्ज है जो बहुत खतरनाक है, उसके लिए अच्छे बुरे सारे काम करता है। अगर मार्कस की मौत में किसी का हाथ है तो वो डेविड का ही हाथ हो सकता है, लेकिन उसने इस तरह से कुछ सेट कर दिया होगा मामला कि उसमें वो फंस गया होगा रूपर्ट। वैसे रूपर्ट भी कोई सीधा आदमी नहीं था, उसने भी कई ऐसे उल्टे सीधे काम किए थे। अब ये बात तो उसको याद आ गई स्टेला को कि मरने के पहले रूपर्ट ने उससे भी कहा था कि उसने कुछ भी और कुछ बुरे काम किए, एक आध दो शायद उसके हाथ से मर्डर्स भी होंगे, लेकिन ये मर्डर में उसका हाथ तो नहीं था। भाई जो आदमी बाकी मर्डर्स मान रहा है उस मर्डर के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। तो उसने कहा कि उसने तो इस तरह से कहा था। तो उसने कहा कि हो सकता है कि इस मर्डर में उसका हाथ नहीं रहा होगा, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। तुम प्रूव करने की कोशिश करोगी, बारबरा हर तरह का इस्तेमाल करेगी, पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करेगी, पैसों का इस्तेमाल करेगी, अपना जो बॉडीगार्ड सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है डेविड उसका इस्तेमाल करेगी। तुम कहाँ गायब हो जाओगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस मामले से अपने आप को दूर रखो। खैर ये बात उसकी समझ में आ गई, वो चुपचाप से घर लौट आई। इस बीच में 2-3 बार कुछ ऐसे भी हुआ कि उसी पार्क में जाके वो जैक्सन से मिली, पर वो बारबरा के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए कम और ज्यादा इसलिए मिली कि जैक्सन से उसको एक तरह से लगाव लगातार उसका बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसको एक टिप मिली, एक लेटर उसके पास में आया, किसी ने भेजा था अनजान शख्स ने। यह होता है रिपोर्टर के साथ आमतौर पे कि जो लोग अपना नाम सामने में नहीं लाना चाहते वो इस तरह की खबरें आप तक पहुंचा देते हैं अपना हिसाब बराबर करने के लिए किसी के साथ में, कि आपकी दुश्मनी है, आप बदला नहीं ले पा रहे हो, रिपोर्टर को बता दो, वो बदला ले लेगा आपका। तो ऐसे कुछ उसको एक इंफॉर्मेशन मिली हुई थी एक लेटर में। तो उसने पढ़कर देखा तो उसमें लिखा था, एक फलानी जगह का एड्रेस लिखा था। उसने कहा कि बारबरा की जगह है, वहां जाओ, जाकर ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हें सबूत मिल जाएंगे। अब वैसे तो रिपोर्टर को इस तरह से अकेले नहीं जाना चाहिए, खासतौर पे लड़की होने के बावजूद भी। तो उसके साथ ऐसा नहीं था, उसने तो मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह ले रखी थी, इस तरह के एडवेंचर की उसको आदत थी। कुछ चाबियां वाबियां उसने उठाई अपने साथ में, अपने थोड़ा सा सेफ्टी का इंतजाम किया, काले रंग के कपड़े पहने कमांडो टाइप के। रात के वक्त वहां वो पहुंची, उसने कुछ खोला वगैरह उस ऑफिस को, अंदर गई, अंदर कुछ तलाशी ले रही थी कि तभी अलार्म बज गया। एक जगह उसने अपने आप को छिपा लिया, वहां काफी गहमा गहमी मच गई, बहुत से लोग आए, और ऐसे में तब उसने देखा कि दरवाजे पर जैक्सन खड़े हुए हैं, उस ऑफिस को देख रहे हैं। तो अब जैक्सन पे तो भरोसा करती थी, तो जाके 3-4 मुलाकातें इसके पहले हो चुकी थी। तो उसने जैक्सन को धीरे से अपने पास बुलाया। जैक्सन देखा, थोड़ा सा लाल पीले हुए। उन्होंने कहा कि तुम अजीब नालायक लड़की हो, इस चक्कर में यहाँ कैसे फंस गई, तुमको किसने कहा था यहाँ आने के लिए। उसने कहा मुझे टिप मिली थी, मैं चली आई। उसने कहा किसी ने तुमको फंसाने के लिए दिया होगा, यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, चलो ठीक है भाई तुमको बचाने का इंतजाम करता हूँ। उन्होंने फिर उसको एक ओवरकोट दिया पहनने के लिए, बाहर बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कोई पहचानेगा नहीं तुमको, इसके साथ ही तुम मेरी कार में बैठ सकती हो। हालांकि डेविड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। खैर किस तरह से उसको बचा के वो वहां से वो ले आए, बाहर में अपने घर तक छोड़ा। उससे कहा कि इस मामले में से तो तुम अब दूर ही रहना। तो उसने कहा इसके बाद में हम कब मिलेंगे। तो डेविड थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने कहा कि देखो भाई 4 दिन के बाद ही मेरा बर्थडे आने जा रहा है। अब वैसे तो मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मुझे इसके लिए ट्रीट दे सकती हो। तो वो समझ गई कि अब जैक्सन का भी उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे होता जा रहा है, होगा भी, खूबसूरत सी लड़की थी, उससे लोग कितना दूर रहेंगे। तो उसने रेस्टोरेंट का नाम पूछा, उन्होंने शहर के बाहर कोई रेस्टोरेंट था वो बता दिया। तो ये वहां पहुंची 4 दिन के बाद में, जैक्सन भी वहां पहुंचे। दोनों बड़े प्यार से आपस में मिले, एक जगह बैठे, कुछ केक का कुछ खाने का ऑर्डर वगैरह दिया। उसको बड़ी खुशी हुई कि जैक्सन इस मौके पर भी शराब नहीं पी रहा है, मतलब कैरेक्टर का तो बहुत ही अच्छा आदमी है। खैर वो बातचीत करते रहे। तो उसने जैक्सन से पूछा कि भाई आगे आपका प्लानिंग क्या है। तो जैक्सन ने कहा ये नौकरी तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, दरअसल मेरा इंटरेस्ट तो वाइल्ड लाइफ में है। मैं तो चाहता हूँ कि कहीं मियामी में जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, खासतौर पर पाइथन यानी कि अजगर, क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ, एलिगेटर्स जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा फिर वहाँ की शार्क मछलियाँ जो कभी कभी इंसानों पर अटैक भी कर देती है, इनकी खबरें हमेशा आती रहती है। तो इनके अच्छे अच्छे पिक्चर निकालना, रिपोर्टिंग छापना, इनके बारे में कुछ नई बातें लिखना,
ये मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन ऐसा मौका बन नहीं पा रहा है, उतने पैसे मेरे पास अभी है नहीं, जब आ जाएंगे तो शायद ये नौकरी छोड़ूं और मैं वहां चला जाऊं। अब ये बात कर ही रहे थे कि वहां पर तभी देखा कि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर कोई एक लंबे चौड़े शख्स खड़े थे, उनके साथ में 3-4 लोग और भी उनके पीछे थे। तो देखकर जैक्सन सहम गया। तो उसने पूछा कि तुम इसको देख के डर क्यों रहे हो? उसने कहा ये डेविड है, उसका सिक्योरिटी का इंचार्ज, पता नहीं इसको कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पर है। डेविड आए, वहां पर बैठे उनके साथ में परमिशन लेकर। उन्होंने कहा कि देखो ये पूरी तरह से एक प्रोफेशनल मामला है, ये पर्सनल मामला नहीं है। उन्होंने जैक्सन से कहा कि जैक्सन तुम इस बात को जानते हो कि ये लड़की स्टेला बारबरा के खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। 4 दिन पहले ये ऑफिस में आई थी, तुमने इसको यहां से बचा के निकाला था, मैंने देखा था। ये सारी बातें बारबरा को पता चल गई और उसी के कहने पर मैं यहां पर आया भी हुआ हूं। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं बारबरा के कहने पर ही। भाई तुम इस लड़की से मिल सकते हो, इससे तुम्हारे रिश्ते रह सकते हो, तुम इससे शादी भी कर सकते हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि तुम एक तरफ तो बारबरा के लिए काम भी करते रहो और उसी की सारी बातें इस तक तुम पहुंचाते भी रहो। हालांकि बारबरा को इस बात का भरोसा है कि तुम्हारा जो एथिक्स है बड़ा स्ट्रांग है, तुम इस तरह की गद्दारी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी डर तो बना ही हुआ रहता है। तो देखो ये तुमको आखिरी मौका दिया जा रहा है। उन्होंने एक रेसिग्नेशन लेटर लिखा रहा, उन्होंने कहा कि ये है, इस पर साइन करो और नौकरी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने खैर उस पर जैक्सन ने साइन कर दिया। उन्होंने उसको चेक दे दिया कि तुम्हारे बकाया पैसे हैं। अब अच्छा तो ये होगा कि तुम इस शहर से जितने जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम यहाँ रहते भी हो तो जहां पर बारबरा के आसपास में सेटअप्स है, जहां उसके ऑफिसेज हैं, उसके आसपास भी तुमको कहीं नहीं आना है। अगर वहां कहीं तुम पाए जाते हो तो उसके बाद में जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे किस तरह से काम करना पड़ता है, और अब तक के तो तुम मेरे साथ ही थे, लेकिन अब तो नहीं हो, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर जैक्सन के पास में उस वक्त तो कोई कहने के लिए था नहीं, तो वो चुपचाप रह गए। उन्होंने उसको आंखों के इशारे से चुप करवाया स्टेला को, और थोड़ी देर के बाद में डेविड वहां से उठ के चले गए। अब ये बड़ी परेशानी की बात थी कि भाई ये सारा मैटर इस तरह से हुआ है तो क्या किया जाए। तो उसने जैक्सन से डिस्कस किया, तो जैक्सन ने कहा कि मेरा प्लान तो पहले से तय था, इतने जल्दी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे चल के मैं मियामी तो चला ही जाऊंगा, और शायद 1 आध हफ्ते के बाद ही, लेकिन जाने के पहले मैं तुमसे बात कर लूंगा, और हम हमारे तुम्हारे में जो बीच में जो बातचीत हुई है, अगर ये किसी और नतीजे पे पहुंचती है, दूसरे वर्ड्स में अगर तुम्हें मेरे साथ भी मियामी आना हो तो तुम भी आ सकती हो। स्टेला ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रह गई, अपने घर गई। अभी 1 आध दिन ही निकला था कि उसको उसी तरह का एक और लेटर मिला, एक और टिप मिली। बताया गया कि आप फलाने फलाने अपार्टमेंट की तलाशी लेंगी और केयरफुली जाएंगी, आपको बहुत सारी चीजें वहां मिल जाएंगी बारबरा के खिलाफ, जिससे कि आप उसके बुरे जो काम है उनको आप साबित कर सकेंगी। खैर स्टेला उस अपार्टमेंट में पहुंची। आसपास में कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, वो तो वैसे भी उसका हाइड आउट होता है ना, कि जो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो उनके अयाशी करने के लिए ऐसी जगह वो बना के रखते हैं कि जहां लोग ज्यादातर जाते नहीं, क्योंकि वहां बहुत तामझाम रहेगा तो पता चल जाएगा। तो ऐसे कुछ उसका हाइड आउट था, तो ये वहां पर गई, उसने कुछ डुप्लीकेट चाबी से उसको खोला, अंदर देखा तो अंदर काफी कुछ मटेरियल उसको मिल गया, उसने जमा किया, लेकर आई। अब इसको पब्लिश करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये एक मामूली सा स्कैंडल होकर चुप खामोश हो जाता, लेकिन पुलिस कैप्टन से उसकी पहचान थी। पहचान कुछ यूं थी कि वो भी कनाडा से ही थे, स्ट्रगलिंग डेज में वो भी इसकी माँ के साथ ही काम किया करते थे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उसको हमेशा हर काम के लिए सपोर्ट वगैरह वो किया करते थे। तो उन्होंने सारे प्रूफ्स देखे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 बातें मैं तुमको बता दूं। पहली बात तो ये कि यहाँ रहना अब तुम्हारे लिए खतरनाक है, क्योंकि इस मामले में आज नहीं, लेकिन आज से करीब महीने के बाद या 6 महीने के बाद और जब सबूत जमा हो जाएंगे तब कार्रवाई होगी। तुम इनकार भी करती रहोगी, वो समझ जाएगी कि सब तुम्हारा किया कराया है, तुम यहां तो नहीं रह सकती, यहां से तुमको जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि ये सबूतों के बेस पर कुछ नहीं किया जा सकता, उसकी बेल हो जाएगी, फिर वो फिर से खुली घूमने लग जाएगी, बल्कि चौकन्नी हो जाएगी। हम इसको बेस बनाकर और सबूत जमा करते हैं, और मैं तुमको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन साथ साथ तुमको ये भी एडवाइस करता हूं कि अब इस शहर में तुम मत रहना। खैर वहां से वो निकली, जैक्सन से मिली, जैक्सन से बातचीत की। जैक्सन के पास अपना प्लान तैयार था कि भाई वो एक किसी मैगजीन वगैरह से उन्होंने बात कर रखी थी, जर्नल से, जो कि इस तरह के वाइल्ड लाइफ पे कुछ छापा वगैरह करता था मियामी में, वहां उसको जॉब मिल जाएगी, और एक जॉब इसको भी मिल जाएगी क्योंकि ये रिपोर्टर थी, तो दोनों मिलकर एक टीम की तरह से काम करेंगे, काम चल जाएगा। खैर ये वहां पर गए, इन्होंने वहां शादी भी कर ली, उस तरह का काम भी करने लगे। हालांकि स्टेला का पूरा ख्याल उस कैप्टन की तरफ ही लगा होता कि ये कब इस तरह की कार्रवाई करते और कब उसको रिपोर्ट मिलती है। 6 महीना होने को आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच में अब वो प्रेग्नेंट भी होने को आई थी,
कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, तो उस तरह से उसका काम चल रहा था। तो खैर एक दिन वो ऐसी कुछ बाहर गई हुई थी, तो पुलिस कैप्टन का उसको मैसेज मिला कि मुझे कॉल करो, मैं तुमसे बात करता हूँ। तो उसने कॉल किया, तो पुलिस कैप्टन ने कहा कि हमने रेड किया था और सबूत जमा किए थे, पता चल गया बारबरा कैसीनो में तो इन्वॉल्व थी, जिसके बारे में पुलिस को पहले से ही पता था। इसके अलावा ड्रग्स डीलिंग्स भी होती थी, कुछ क्रिमिनल कॉन्टैक्ट्स भी थे, तो ये सारे काम उसके थे। और इसमें मार्गरेट भी उसके साथ में थी। दरअसल दोनों के बीच में पैक्ट कुछ ऐसे हुआ था कि दोनों ही गवर्नर की पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे सेम पार्टी से। कोई एक तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, दोनों के कॉन्टेस्ट करने का फायदा ही होगा कि तीसरा वहां नहीं आ पाएगा। जो भी सक्सेसफुल हो जाएगा दूसरा उसको जीतने में मदद करेगा, और जो जीत कर आ जाएगा वो पहले वाले की आगे चलकर पॉलिटिकली और बाकी तरह से हेल्प करेगा। इनका आपस में इस तरह से सांठगांठ था, दिखाने के लिए ऊपर से वो राइवलरी दिखा रही थी मार्गरेट, उससे मिली हुई थी। लेकिन ये सारी बातों का हमको पता चल गया, तो हमने फिर वो रेड की। मार्गरेट के खिलाफ भी सबूत मिले। बारबरा को तो पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ कोर्ट में केसेस भी डाल दिए गए हैं, फिलहाल उसको बेल मिली है, लेकिन वो कभी ना कभी तो फंसी जाएगी, क्योंकि टैक्स इवेजन, इसके अलावा फिर मनी लॉन्ड्रिंग और फिर नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह डीलिंग, ये सारी चीज़ों के सबूत पुख्ता हैं। 10 साल के लिए तो उसको सजा होगी ही। मुश्किल ये हुई है कि मार्गरेट लापता हो गई है, उसका पता नहीं चला। तो उस पर उसने पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन जैसा मुझे रूपर्ट ने कहा था इस मामले में कि भाई तहकीकात करना और उसको एक्सपोज करना, उसका क्या हुआ? तो उसने कहा, देखो वो मामले को भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, उसके सबूत नहीं मिले, लेकिन मेरा जो थ्योरी है वो थ्योरी कुछ ऐसा है कि रूपर्ट या तो उसको ब्लैकमेल करने लग गया था या उसके कोई सीक्रेट जानता था, और इसीलिए अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने फंसाया होगा। लेकिन कैसे, इसके बारे में मैं नहीं जानता। पर हाँ, ये हो सकता है कि उसने एक तीर से दो निशान किए। हो सकता है कि डेविड ने ही ये सारा कुछ किया होगा, कि उसने पहले तो मार्कस को मारा और फिर रूपर्ट को फंसा दिया, और इस तरह से रूपर्ट को मौत की सजा हो गई। बहरहाल डेविड से पूछताछ तो हम कर लेते, लेकिन वो जो क्रॉस फायरिंग हुई थी उसमें वो मारा गया, तो हमारी उससे बातचीत तो नहीं हो पाई है। खैर ये जब उसने सुना, उसको मायूसी तो हुई, लेकिन चलो सोचा चलो ठीक है, आ जाए वापस। वो लौट कर वापस आई घर में। जब आई तो उसने देखा कि सामने जैक्सन बैठा हुआ है, उसका चेहरा पत्थर का बना हुआ है, बिना हिले डुले से। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि साइड की चेयर पर मार्गरेट बैठी है। मार्गरेट देख के उसको मुस्कुराई। उसने कहा कि अपने पुराने दोस्त को यहाँ देखकर तुमको खुशी तो नहीं हुई होगी। बहरहाल चलो, तुम्हारे फैमिली मैटर्स में मैं 2 बातें का इजाफा कर दूं। पहली बात तो ये कि जैक्सन जिसे तुमने शादी कर रखी है, ये बहुत पहले का कभी सोनी है। ये वही सोनी जिसको कि उस वक्त में नेल्सन साहब की वाइफ अपने साथ में बचपन से ले आई थी, उनके नौकर का ये बेटा था। और इसको अच्छी तरह से पता है कि बारबरा ने कैसे नेल्सन साहब को और उनके वाइफ को अपने रास्ते से हटाया था, और ये किसी को न बता दे, इसलिए इसको हटाना चाहती थी। इसके पास कोई सबूत नहीं थे, 15 साल का बच्चा था, तब तो यहाँ से भाग गया था, लेकिन अब बदला लेने के लिए जैक्सन की तरह से वो आ गया था और उसी के साथ ये काम कर रहा था। तो इसकी पहली सच्चाई तो ये है। दूसरी सच्चाई ये है कि तुमको जो भी टिप्स पास की गई थी वो इसी जैक्सन ने दी थी। जो दो तीन बार तुमको जो लेटर्स वगैरह मिले वो इसी ने दिए थे, और मेरे सीक्रेट लवर की तरह से जो बच के भागा था छिपकर, वो भी यही था। दरअसल ये मुझसे इसलिए रिलेशनशिप बनाए हुए था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था बारबरा के बारे में, जिससे कि वो नेल्सन साहब की मौत का बदला ले सके। ये बात मुझे पता थी, जानबूझ के मैंने तुमको नहीं बताई, लेकिन जब ये तुम्हारे साथ में वहां से गायब हो गया तब मुझे शक हुआ, और जब पुलिस ने रेड किया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ढूंढने की कोशिश काफ़ी की गई, आखिर में तुम मुझे यहाँ मिल ही गई। अब रही मार्कस और रूपर्ट के मामले की बात, तो जो तुमको पुलिस कैप्टन ने बताया है वो एकदम सही है कि उसको तो डेविड ने ही मारा था, उसको फंसा दिया था, और उसको रूपर्ट को उसमें फांसी हो गई थी, मौत की सजा हो गई थी। ये सारी बातें इसने पता कर ली थी, इसके सबूत इसके पास में इकट्ठा थे, और ये सारे सबूत इसने कहीं छिपा के रखे थे। गाये बगाए ये सबूत तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन ये मेरे खिलाफ भी सबूत जमा कर रहा था, वो सबूत भी इसके पास है, और वही एविडेंसेस लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो थोड़ी देर उसने देखा उसको, जैक्सन को, तो जैक्सन का चेहरा काफ़ी उदास था। तो उसके पास गई, उसके कंधे पे हाथ रखा स्टेला ने। उसने कहा कि देखो, मेरी माँ ने पहले ही कहा था कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना। अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुमने जो भी किया होगा इसमें तुम्हारी कितनी गलती है कितनी गलती नहीं है इसको बताना मुश्किल है। हम इससे समझौता कर लेते हैं, इसको एविडेंस दे देते हैं, ये हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी और हमारी ज़िंदगी पहले की तरह से चलती रहेगी।
जैक्सन ने थोड़ी देर देखा, उसने हाँ में सिर हिलाया, उसने कहा कि एविडेंसेस यहाँ तो नहीं है, जाके कहीं लॉकर में मैंने रखे हैं, वहाँ से निकालने होंगे। तो स्टेला ने कहा कि उसने कहा, मार्गरेट ने, स्टेला को यहीं रहने दो, मैं तुम्हारे साथ में आती हूँ, अगर मुझे एविडेंसेस ठीक लगते हैं मैं ले लूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। खैर वो उसके साथ में गई। जैक्सन लौट कर नहीं आया। थोड़ी देर के बाद उसको खबर मिली कि जैक्सन का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज किया गया है, डेथ बेड पे है, मरने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है। तो ये आनंद फानंद दौड़कर वहां पर पहुंची। वाकई जैक्सन की हालत बहुत खराब थी। जैक्सन ने कहा कि देखो, भले ही तुमने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन ये जो कुछ मैंने किया था ये हमारे तुम्हारे बीच में आगे चलकर रहता। भाई तुमको बच्चा होने वाला है, बच्चे से तुम क्या कहती कि उसका बाप इस तरह का था। और सबसे बढ़कर बात यह कि अगर उसको मैं सबूत दे भी देता मार्गरेट को, वो कभी ना कभी लौट कर वापस आती तुम्हारी जिंदगी में, तुमको परेशान भी करती। उसको हटाना बहुत जरूरी था। मेरी जान की कीमत अगर उसमें देनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी मैं गुनाहगार था, मैं भी कहीं ना कहीं फंसा होता। भाई आखिर जिस तरह से मार्कस को मारा गया था, भले मेरा उसमें हाथ नहीं था, लेकिन मैंने उसको देखा था। तो एसेसरी टू मर्डर में तो मैं भी आता था। एक आदमी की जो मौत हुई थी रूपर्ट की, मेरे चुप रहने से, वो खून भी मेरे सर पर था। इसको लेकर मैं कब तक जीता रहता। और एक तरफ तो मैं तुमको अपनी बाहों में लेता, तुमसे प्यार करता, और दूसरी तरफ तुम्हारे दिमाग में मेरे दिमाग में इस तरह की बातें रहती। ये नहीं हो सकता था। तो इसीलिए मैंने अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैं किस तरह से बच गया। पर खैर अब मेरी कुछ ही सांसें बची है। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से तुम बहुत दूर चली जाओ, हो सके तो कनाडा, और जहां से तुमने जिंदगी शुरू की थी। ये बहुत सारा मेरा इंश्योरेंस का पैसा है, और जो मैंने जमा किया था वो सब तुमको मैं देता हूँ। हमारे बच्चे को ठीक से पाल पोस के बड़ा करना, उसका बड़ा ख्याल रखना। खैर उसके बाद में उसकी मौत हो गई। वो लौट कर आई, उसको बेटा हुआ, बड़ा हुआ, और जो उसकी माँ ने कहा था वो बात सही साबित हुई। वो बेटा हूबहू जैक्सन की शक्ल पे, बल्कि उसी के स्टाइल पे गया था, उसकी आवाज भी वैसे थी। गाहे भगाए उसको वो जैक्सन की ही याद दिलाता रहता था। और उसको अपनी माँ की बोली हुई बात याद आई कि प्यार करना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। और बेचारी आगे की जिंदगी अपनी उसी तरह से वो बिताती रही। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो सवाल यहाँ रखे उनके जवाब आपको देता हूँ।